हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है धन का निष्कासन। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश काल में जो भारत का धन था वो भारत से बाहर चला गया। अंग्रेजों से पहले भी भारत में अनेक विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, और यहाँ उन्होंने शासन किया। जैसे आप प्राचीन काल में बात करेंगे, हूणों की बात करेंगे जो जिसने भारत में आक्रमण किया। आप जो मध्यकाल की बात करते हैं तो आपके जो दास वंश था, जो आपके खिलजी थे, वो सब बाहर से आए। फिर जब मुगलों की बात करेंगे तो सारे मुगल आपको पता है मध्य एशिया से आए। तो इनमें और अंग्रेजों में ये अंतर था कि जो विदेशी जातियां प्राचीन काल में और मध्यकाल में बाहर से आई वो भारत में ही बस गई। उन्होंने भारत में रहकर ही भारत पर शासन किया। इसलिए जो भारत का उन्होंने जो कर एकत्र करते थे भारत से, या जो भी धन वे एकत्र करते थे, उसका जो व्यय होता था वो कहाँ होता था? भारत में ही होता था। इसलिए भारत की पूंजी भारत में ही खर्च होती थी। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश आए या अंग्रेजी जो कंपनी भारत में आई, उसका अलग था, क्योंकि वो बाहर की कंपनी थी और वो क्या करती थी कि यहाँ से धन एकत्र होता था और वो धन कहाँ चला जाता था? विदेश में, अर्थात इंग्लैंड चला जाता था। इसलिए भारत धीरे धीरे निर्धन होता चला गया। ये भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उनका एक महत्वपूर्ण मत है। और दादा भाई नौरोजी ने तो बाकायदा इस पर एक पुस्तक लिख के ये बताया कि किस प्रकार भारत से धीरे धीरे धन चूसा गया और भारत धीरे धीरे गरीब होता चला गया, और इस यहाँ के पैसे से जो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी वो सफल होती चली गई। तो आज हम इस टॉपिक में इस चीज़ की ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन हुआ और भारत से धन का निष्कासन का प्रमुख स्रोत क्या थे, या ऐसे कौन से जो कारण थे उससे भारत से धन की निकासी हुई। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के मत में भारत की दरिद्रता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक था भारत से इंग्लैंड को धन का निष्कासन। भारत के नेताओं के अनुसार भारत के सभी आर्थिक दोषों का प्रधान और आधारभूत कारण यही है। क्या? भारत से संपत्ति या धन का निष्कासन। राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार निकासी सिद्धांत अथवा ये विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक आय का एक भाग इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा है और जिसके बदले में भारत को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जो भारत के जो राष्ट्रवादियों थे उनके अनुसार धन की निकासी के स्रोत क्या क्या थे? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का व्यापार। इसमें बताया गया है कि कंपनी को भारत की विदेशी व्यापार का अधिकार मिलने के साथ ही भारत में लूट का युग शुरू हो गया। आपको पता है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भारत में व्यापार का प्रारंभ में एकाधिकार प्राप्त था और इसीलिए इसने उसका फ़ायदा उठाकर भारत में लूट खसोट चालू की। कम मूल्यों पर भारत से माल खरीद कर विदेशों को भेजा जाने लगा। व्यापार और लूट की विभाजन रेखा धुंधली हो गई। कम मूल्य पर माल भारत से खरीद कर ऊंचे दामों पर विदेशों को भेजा जाता था। बुनकरों को 75 से 40% कम कीमत दी जाती थी। बुनकर कौन होते हैं? जो वस्त्रों का निर्माण करते हैं। आर.सी. दत्त जो प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 1833 में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी के हिस्सेदारों को पीढ़ियों तक भारतीय राजस्व से लाभांश का भुगतान किया जाता रहा। दूसरा जो प्रमुख आधार था भारत से धन की निकासी का, वो था भू राजस्व की वृद्धि। अंग्रेजों से पूर्व भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी जो कि वंशानुगत थी। आपको पता है कि जो जमींदार वर्ग था, कृषक वर्ग और जमींदार वर्ग, दो वर्गों में भारतीय जो आर्थिक क्षेत्र था वो बटा हुआ था। कृषक होते थे वो कृषि करते थे और जो जमींदार होते थे वो उनसे लगान चुकाते थे, उनसे लगान वसूल करते थे और उस गांव की या उस एरिया की जिम्मेदारी उस जमींदार पर होती थी। ये हमारी प्राचीन काल में या मध्यकाल में व्यवस्था चली आ रही थी। पर अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने के लिए अनेक प्रकार के भारतीय कृषि पर प्रयोग किए। इनमें आपकी थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो बंगाल में लागू की 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था जो दक्षिण भारत में चालू की गई। इसके अलावा मध्य भारत और पश्चिमी भारत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इन तीनों में जो लगान
जो लगान वसूल किया जाता था उनमें अधिकार क्षेत्र अलग अलग थे। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, इसलिए मैं इसको यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इन सब जो लगान पद्धतियाँ थी उनमें भू राजस्व की दर बहुत अधिक रखी गई थी, और इस भू राजस्व की दर अधिक रखने का महत्वपूर्ण आधार क्या था कि अंग्रेजों भारत से अधिक धन वसूल करना चाहते थे। अगला जो आपका आता है निकासी का जो प्रमुख आधार था वो था सार्वजनिक ऋण तथा गृह व्यय, कि जो भारत सरकार ने जो सार्वजनिक ऋण लिए, ठीक है, उनकी वसूली भी भारत से की गई, और उनका गृह व्यय जो उनका व्यय होता था, उनके गृह का जो खर्चा होता था वो भी यहाँ से वसूल किया जाता था। भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए जो युद्ध थे तथा अन्य व्यय, इसके लिए इंग्लैंड सरकार द्वारा भारत को समय समय पर ऋणों में बड़ी तादाद में ब्याज की राशि वसूल की गई। 1799 में यह राशि 1 करोड़ थी, जो 1857 में बढ़कर 690 करोड़ हो गई। इसे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ऋणों के ब्याज के रूप में भारत से धनराशि वसूल की गई, और 1900 तक यह 22.40 करोड़ पाउंड हो गया, और 1935 में 88 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त सेवा मुक्त अंग्रेज अधिकारियों को जो पेंशन दी जाती थी वो भी कंपनी सरकार को ही करनी होती थी। इसके अलावा कंपनी के हिस्सेदारों को दिया जाने वाला लाभांश एवं लंदन प्रतिष्ठान का समस्त व्यय भारत में स्थित जो कंपनी सरकार थी, जो भारत सरकार थी, उससे वसूल किया जाता था। 1858 के बाद कंपनी के हिस्सेदारों को दिया जाने वाला मुआवजा भी किसको मर दिया गया? सरकार पर मर दिया गया। सरकार कौन सी? जो भारत में ब्रिटिश शासन का जो प्रतिनिधि सरकार थी उस पर मर दिया गया। अतः हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत से विभिन्न तरीकों से अलग अलग जो सार्वजनिक ऋण था उसका ब्याज था उससे धन वसूल किया जाने लगा। एक आपका जो तरीका था भारत से धन की निकासी का था वो था खदानों से प्राप्त राजस्व। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी खाने हैं जिससे हम अन्य खनिज प्राप्त करते हैं। तो भारत विपुल प्राकृतिक संपदा के लिए सदैव से ही विख्यात रहा है। भारत से धन निष्कासन का एक अन्य माध्यम खनिज पदार्थ थे। सामान्यतः मध्यकाल में विदेशियों को खदानों का ठेका नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी शासन में भारत की समस्त खदानों का ठेका यूरोपीय लोगों के पास था, इसीलिए भारतीय खनिजों का अधिकाधिक दोहन किया जाने लगा। 1881 में लगभग मैसूर की कोलार खान से सोना निकालना आरंभ किया गया। 1917 तक 4.90 पाउंड मूल्य का सोना निकाला गया, और 1943 तक लगभग 40 करोड़ पाउंड मूल्य का सोना निकाला गया। सोने की ही भांति सीसा, लोहा और तांबे की खदानें भी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इतने करोड़ पाउंड का सोना का या जो निकाला गया या खदानों से, और अन्य जो खनिज निकाले गए उनका विदेशों में निर्यात किया गया, और उनका मुनाफा कहाँ गया? इंग्लैंड में गया। आगे हम बात करते हैं लकड़ी का निर्यात। लकड़ी व अन्य वन्य सामग्री का अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। भारत में 1900 की गणना के अनुसार 2 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित था, जो कुल क्षेत्रफल का कितना था? 22%। सरकार को वनों से 1999 में 1.97 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, और 1914 और 15 में प्रति वर्ष लगभग 6 लाख पाउंड की लकड़ी का निर्यात किया गया। तो हम देखते हैं कि जो वनों की जो लकड़ी थी उसका भी निर्यात करके इन्होंने पैसे कमाए। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि जो जो तरीके अंग्रेज सोच सकते थे, जिन जिन तरीकों से उनको लाभ मिल सकता था, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया, और इसका दोहन क्या हुआ? भारत से धन चलता गया और वो कहाँ पहुँचता गया? लंदन, इंग्लैंड पहुँचता गया। आगे अपने बात करेंगे पॉइंट वाणिज्य व कृषि। हम पहले कृषि के वाणिज्यकरण की बात भी कर चुके हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति हेतु कृषि के वाणिज्यकरण की नीति अपनाई। सरकार ने ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए किसानों को विवश किया। नील, चाय, कपास, चीनी का उत्पादन इसी का परिणाम था, और उन्होंने किसानों को बाध्य किया कि वो इन्हीं फसलों को उगाए। इससे क्या हुआ?
जो वाणिज्यिकरण की कृषि थी, आपको पता है इसमें जो फार्म होते थे ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी चाय के फार्म, कॉफ़ी के फार्म, नील पटसन के, और इनमें भारतीय किसानों द्वारा एक मजदूरों के रूप में कार्य किया जाता था। और इसका फायदा किसको होता था? अंग्रेज पूंजीपतियों को। और वो पूंजी कहाँ निवेश करते थे? इंग्लैंड में जाके। अर्थात पैदा यहाँ से कर रहे हैं और निवेश कहाँ कर रहे हैं? बाहर जाके। इसलिए भारत में पूंजी का निवेश नहीं हो पाया और वो उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाए जो आवश्यक थी, जो हो सकती थी। एक हम बात करते हैं महायुद्ध का खर्चा। आपको पता है कि 1919 में प्रथम महायुद्ध हुआ, 1914 से 1919 तक, और दूसरा महायुद्ध हुआ आपका 1939 से 1945 तक। इन दोनों कालों में ही भारत मतलब परतंत्र था, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। और आपको ये भी पता है कि जो ब्रिटेन था उसने महायुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो जब ब्रिटेन ने भाग लिया था तो ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इसके अलावा उसके अपने सैनिकों में भी जो कच्चे माल की पूर्ति करनी थी या खाद्यान्नों की पूर्ति करनी थी या जो उनके हथियारों के लिए लोहे अश्क की पूर्ति करनी थी, वो भी भारत से जाता था। तो इस प्रकार जो महायुद्धों का भार वो भी भारत पर पड़ा। यद्यपि भारत ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन चूंकि वहाँ इंग्लैंड का शासन था तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी इस खर्च का भार पड़ा। और ये खर्च बहुत अधिक था, क्योंकि आपको पता है इतने वर्षों तक युद्ध चला तो उसका खर्चा भी बहुत अधिक था। और इसका खर्च भारत से उगाए गए धन से किया गया। तो देखते हैं कि महायुद्ध का खर्चा भी एक आर्थिक दोहन का एक प्रमुख निकास का एक स्रोत सिद्ध हुआ। फिर हम बात करेंगे रेलवे निर्माण पद्धति की। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में रेलवे का जो जाल बिछाया गया, उस रेलवे की जो जाल बिछाने में जो पद्धति अपनाई गई वो थी कि भारत में जो रेल का निर्माण करने के जो ठेके थे वो ब्रिटिश कंपनियों को दिए गए। और वो एक क्या कहते हैं उसको, वार्षिक सूद के आधार पर दिए गए थे। वो एक गारंटी पद्धति थी कि 99 वर्ष के लिए आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए भारत में, और 99 वर्ष के बाद आप सरकार को ये सौंप देंगे, लेकिन 99 वर्ष तक आपकी पूंजी पर 5% आपको क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। और इसकी वसूली कहाँ की जाती थी? भारत से की जाती थी। रेलवे के निर्माण की गति धीमी रही और ब्याज की गारंटी मिल जाने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि उनको भाई वो कितनी भी पूंजी लगाएंगे उनको 5% तो ब्याज मिलेगा ही, और उसकी गारंटी सरकार दे रही है, तो उन्होंने अंधाधुन धन का व्यय किया। जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने धन का व्यय किया, क्योंकि वो जितना धन लगाएंगे उतना ही उनको ब्याज मिलेगा, जिससे लागत बहुत अधिक बढ़ गई। और इसका खामियाजा भी भारत से धन के निष्कासन के रूप में सामने आया। तो उपरोक्त जितने भी आपने पॉइंट डिस्कस किए उनसे स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने विभिन्न तरीकों से, चाहे कृषि हो, चाहे वो खदानें हों, कल कारखाने और रेलवे निर्माण पद्धति हो, या ऋणों का ब्याज हो, विभिन्न तरीकों से उसने भारत से धन का वसूल किया और उसका निवेश कहाँ किया? ब्रिटेन में किया गया। इसीलिए जो भारत था, जो प्राचीन काल में एक सोने की चिड़िया कहलाता था, वो धीरे धीरे एक निर्धन गरीब देश में परिवर्तित हो चला गया, क्योंकि निरंतर 200 वर्षों तक भारत का धन धीरे धीरे चूस चूस के कहाँ किया जाने लगा? धीरे धीरे भारत से वो धन इंग्लैंड जाने लगा। इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो भारतीय जो शासन था, जो ब्रिटिश सरकार का शासन था, वो किस प्रकार अन्य जो दूसरी जातियों के शासन से किस प्रकार भिन्न था। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इस धन के निष्कासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े और उनके क्या परिणाम रहे, और इसका भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस पर भी क्या प्रभाव पड़ा। इसका जो डिस्कस है वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।